नमस्कार। बिहार की राजनीति इस वक्त अगले दौर के नेता की तलाश में है और उसमें सबसे आगे नाम और चेहरा तेजस्वी यादव का है। इस वक्त हम उनके निवास पर हैं पटना में। तेजस्वी जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पीठ इस वक्त कैसी है। हम कल सभा में देख रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे आप वॉक करने में। हाँ, देखिए, शारीरिक दर्द है, चोट आई है, लेकिन जो बेरोजगारी का दर्द जो नौजवान झेल रहे हैं उससे कम है। गरीबी का, महंगाई का जो आम नागरिक जो गरीब दर्द झेल रहे हैं उससे कम है और ये तो ठीक हो ही जाना है। लेकिन सबसे पहले जो असल मुद्दा है, लोगों के जो दर्द है उसको दूर करने की जरूरत है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो मौका मिला एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था लगभग 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया और 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां करके आए और 4.5 लाख नियोजित शिक्षित कर्मियों को हम लोगों ने दर्जा दिया। तो लोगों को एक विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि पूरे विपक्ष का बोझ आपके कंधों पे इसलिए पीठ अब दिक्कत दे रही है? नहीं। तो देखिए, पिछली बार भी 20 में सबसे ज्यादा रैली किए थे और लगभग एक दिन में 19 रैलियां हमने किया है। तो और 10 दिन में हमने पूरे बिहार को रोड से घूमने का काम किया, हर जिले गए। तो रोड देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने संविधान लोकतंत्र को बचाने की, और ये सिर्फ तेजस्वी के कंधे पे नहीं है, हर एक नागरिक के कंधे पर है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, ये भाजपा के लोग, कई नेताओं ने वीडियो रिलीज हमने भी किया है, हम लोगों ने भी देखा है कि खुलेआम मंचों पे ये कह रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करेंगे, हमको 400 सीट दे दो, प्रचंड बहुमत दे दो और हम खत्म करेंगे। चाहे एमपी हो, चाहे कैंडिडेट्स हो उनके, चाहे राजस्थान में बोला गया हो, बिहार में बोला गया हो, यूपी में बोला गया हो या साउथ में बोला गया हो, एक हिडन एजेंडा जो है बीजेपी का, वो अब लोगों के सामने आ गया है। पर बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बाकी बोल रहे हैं कि तेजस्वी, राहुल, अखिलेश सब झूठ बोल रहे हैं कि हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। बार बार इंटरव्यू में, सभा में वो कहते कि भाई हमारा आरक्षण को बनाए रखने का इरादा है, हम नहीं खत्म करना चाहते। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ। आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप अपने मन पसंदीदा को वोट दे सके। वो ऑप्शन ही डिलीट कर दिया जा रहा है। इंदौर में 307 का मुकदमा करा दो, पहले सूरत में लड़ा दो, बैठा दो, यही तो काम हो रहा। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही है। पर यही सवाल मैंने गृह मंत्री से पूछा, जिन्होंने कहा कि भाई विपक्ष को अपना काम कैसे करना है ये मैं कैसे बताऊं। अगर आपने किसी कैंडिडेट को टिकट दी, वो आपकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए, तो उनका कहना है कि भाई आप अपने मजबूत कैंडिडेट ढूंढिए, ऐसे कमजोर को क्यों देते हैं जो छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए, तो दुरुपयोग तो किया जा रहा है, यानी इज असेप्टिंग। उन्होंने डिनाई तो नहीं किया किस वजह से आ जाते हैं, किस वजह से चले जाते हैं। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने चुना है, उसको भी इन लोगों ने गिराया है। कैसे गिराया वो देश की जनता ने देखा। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, अगर था कहां से वो असम लेके चले गए, क्या किया नहीं किया। देखिए, ये चीजें हैं और ये लगातार ये होता है। सिर्फ महाराष्ट्र में ये प्रयास तो नीतीश कुमार जी ने जब हमारे साथ आए थे तो वो भी कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, हमारे दल के लोगों को खरीदा जा रहा था, तब हम यहाँ आए। और उससे पहले भी बिहार में मुकेश सहनी जी के खुद के अलायंस की पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई थी बीजेपी को लेने की? मुकेश सहनी जी के 4 जो एमएलए थे वो तो एनडीए पे ही थे, तो उनके विधायकों को क्यों किया गया? तो दिस इज अ वेरी डेंजरस मैटर। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो संविधान बदल देंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं भाई, आप लोग जब आएंगे इंडिया अलायंस वाले, आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं धर्म के आधार पे, हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। 17 में हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करे। सेंट्रल को तो 21वीं सेंसस करा लेना चाहिए, तो वो अब तक नहीं हुआ। कास्ट बेस्ड सर्वे के बाद हम लोगों ने क्या किया, आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया। 75% आरक्षण हमने बढ़ाया। और किनका बढ़ा? ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस था एज इट इज।
तो इसमें तो सबका बड़ा है। हमने छीना क्या है, किसी और को कहा एक कम्युनिटी को दिया है, हमने तो सबको दिया, जिसकी जैसी संख्या थी उसी हिसाब से हम लोगों ने दिया है। और दूसरी बात, आरक्षण के विरोधी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद कैबिनेट से हम लोगों ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये शेड्यूल 9 में डाल दो 75% जो आरक्षण है, अब तक नहीं डाले। आज बीजेपी के लोग जाकर के चैलेंज कर देते हाईकोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल को जब कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे थे तो वहां खड़ा कर दिया गया था तुषार मेहता जी को, क्या है, फिर डेबिट दिया गया, फिर शाम में फिर बदला गया, वो आप लोगों ने भी देखा। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड तो है इन चीजों पर। तेजस्वी जी, हमने आपकी सभा देखी मुजफ्फरपुर में, बहुत भीड़ थी, युवा लोग बहुत थे, जोश था, जुनून था, लेकिन ऐसी ही भीड़ पिछली बार भी थी जब आपकी मेजोरिटी से आप काफी पीछे रह गए। तो बीजेपी बोल रही कि हाँ इनकी भीड़ आती है, जोश भी रहता है, इनकी सीट नहीं बनती, सीट हमारी बनती है, जितना इनके समर्थक हल्ला करते हैं उतनी हमारी सीट बनती है। आपको हम बता दें, पिछली बार जो 20 का जो चुनाव था उससे 12,000 वोट का ही डिफरेंस था ओवरऑल। और हम लोगों ने कई बार उसमें कहा गया था कि हमारे काउंटिंग के प्रोसेस को जो है स्लो किया गया, रोका गया, रात में चल गया, और पोस्ट कोई 12 वोट से हारा, कोई 100 वोट से हारा। तो जो चंडीगढ़ में जो हुआ था वैसे ही बिहार में भी हुआ था। आपको लगा चीटिंग हुई आपके साथ? एकदम, हमारे पास एविडेंस था, सब कुछ हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। जो दो कैंडिडेट थे इस चुनाव में कोई चीटिंग हो रही है, आप मानेंगे अगर हारे जीते कि फेयर चुनाव हो रहा है? वट एवर वी हैव टू, तो मानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। अपोजिशन में बैठे पिछले बार, बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशन अगर फेयर नहीं रहे तो आप कहाँ चलो? नहीं, वो कहते जब तेलंगाना जीत जाते, कर्नाटक जीत जाते, हिमाचल जीत जाते, तब तो इनको फेयर लगता है, जब हार जाते तो अनफेयर लगता है। हम और मार्जिन से जीतते, हम और मार्जिन से जीतते नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके जब पिता अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पे थे तब वो केवल यादवों और मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो पिछड़ी जातियों के लीडर थे। इस वजह से आपकी सीट बनती थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते वो अब यादव और मुसलमानों तक ही ज्यादातर सीमित हो गए। आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, किस हद तक वो कामयाब? इसमें भी लगातार हमको सभी लोगों ने वोट किया और इस बार भी सब लोग वोट करते हैं। पर ये भी फैक्ट है ना कि आपके जो सबसे अग्रेसिव यादव सपोर्टर है उनको देख के बाकी कम्युनिटी आपके खिलाफ बोल रही है। कोई एग्रेसिवनेस ऐसा नहीं है। इस बार एग्रेसिव पूरे यूथ है और वो हर एक जात के लोग हैं। अगर आप हमारे रैली में जाए तो केवल यादव मुसलमान ही नहीं, नौजवान से ज्यादा आजकल बुजुर्ग लोग भी हारते हैं, दूर दूर बैठते हैं। नौजवान है तो जाहिर सी बात है वो आगे रहते हैं, धूप में भी टिके। आपके जो लोग देख रहे हैं उनका आपका क्या मैसेज है? क्योंकि ये गांव देहात में भी बात है कि भाई जितना इनके सपोर्टर हुड़दंग मचाते हैं उतना इनके खिलाफ, खासतौर से महिलाओं में नीतीश जी की लोकप्रियता या पीएम की लोकप्रियता की वजह यह है कि महिलाओं को लगता है कि भाई ये लोग हमें सुरक्षित रखेंगे, तेजस्वी के सपोर्टर आ गए तो फिर हमारा न जाने क्या होगा। रिटर्न टू जंगल राज का आरोप लगता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है। ऐसी बात होती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम क्यों होते? ये बेबुनियाद बात है टू लिमिटाइज आर साइज। ये बार बार जो आरोप लगाया जाता है ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे लगाया जाता है और इस चीज को जो है लोग जो है ज्यादा बुराने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे और भी वोट जुड़ ना। फैक्चुअल कुछ है नहीं। कल आप हमारे रैली में आए थे, ऐसा क्या देख के आपको डर लग गया कि अदर कास्ट के लोग वोट नहीं देंगे? उसमें महिलाएं कम रही। अरे महिलाएं थी, दूर थी ना, पर कम जब करोड़ों की भीड़ लगी। हमारा कोई ऑर्गेनाइज तो होता नहीं, चेयर पैसा है नहीं हमारे मोदी जी जैसा रैली तो लगता है कि करोड़ों का शेड लगा दे, चेयर लगा दे, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो। आप लगवा दीजिए, देखिए कैसे बढ़ जाता है। तो वो उतना खर्चा हम लोग के क्या, बस बांस की पट्टी है, उससे बैरिकेड लगा देते हैं, बस मंच रहता है, एक पैनल लग जाता है और खुला रहता है सब कुछ। कल आप गए थे वहां, उससे पहले बारिश हुई थी, कीचड़ था, कीचड़ था, क्यों थी? वैसी स्थिति अगर बीजेपी की रैली में तो एक आदमी था और आपने पता किया, और जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं उनमें तो भीड़ ही नहीं होती है। पीएम गृह मंत्री आते हैं, आते हो तो 5-6 जिला के लोग को जुटा करके जबरदस्ती लाया गया है। वीडियो भी हमने शेयर किया है कि कैसे दिया जाता है।
मैं आपका असेंबली का बयान सुन रहा था, आजकल आप नीतीश जी पे थोड़े नरम दिख रहे हैं, मतलब अटैक नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है कि क्योंकि आप इतने टाइम पे साथ में रहे, आप उम्मीद करें कि वापस आ जाएंगे क्या वो? नहीं, विजय बुजुर्ग है और अंदर से दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करें? हाँ, और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे रिस्पेक्ट है जो आदमी बार बार धोखा कर दे, उससे रिस्पेक्ट ठीक है, कैसे? that's a political thing, ना, उनकी अपनी मजबूरियां नहीं होंगी। बट वन डे व्हेन आई राइट अ बुक व्हेन आई मेंशन एवरीथिंग। क्या होगा आपकी बुक का टाइटल? वो आपको समय पर बताया जाएगा। तो ये तो समय पे होगा, लेकिन स्टिल नहीं तो कोई दरवाजा, कोई छोटी ऐसी कोई खिड़की है यहाँ पे आपके मकान में जो कि खुली है कि अगर नीतीश जी वापस फिर एक बार आना चाहे 25 के असेंबली इलेक्शन से पहले? नहीं, वो तो पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था ये इनका अंतिम चुनाव। हाँ। वो भी समझ गए हैं इस बात को लेकर। हालांकि उनका आशीर्वाद तो हमेशा आपको देते ही रहे। नहीं, मैं समझा नहीं, आपने क्लियर जवाब नहीं दिया। पीछे बॉल आई, आपने बैट किनारे कर लिया कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है, आपकी टीम में फिर बैटिंग हो सकती है या फुल बंद है आपकी तरफ से? देखिए, नीतीश जी पार्टी में गठबंधन तब करेंगे ना जब उनकी पार्टी रहेगी, और मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 तक उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी खा जाएगी। अब आप आने वाला समय कैसे खत्म कैसे होगी? बस समय ईबीसी वोट बैंक तो जो हमारा डेटा आ रहा है उसमें लग रहा है कि है अभी भी, ऐसा नहीं सिकुड़ रहा है, लेकिन है, ऐसा नहीं। वो छोड़िए ना, आप देखिए खत्म हो जाएगी पार्टी। पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक यहाँ पे नए उम्मीदवार आए हैं, प्रशांत किशोर, जन सुराज चला रहे। मैंने हाल ही में उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रहा हूँ, 2025 का चुनाव मैं जीतूंगा। आप कैसे देखते हैं? तो बीजेपी के एजेंट है ना, किशोर एजेंट है बीजेपी? नीतीश जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, पता है आपको? और नीतीश जी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि अमित शाह जी के कहने पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखा है। आज तक किसी ने भी, अमित शाह जी ने या प्रशांत किशोर ने, इसको बताया कि नीतीश जी झूठ बोल रहे थे? अभी तक तो इसमें कुछ भी नहीं कहा, खामोश है। और देखिए, प्रशांत किशोर जी ठीक है, बिहार के हैं, अपना बिजनेस करते हैं। आज इस पॉलिटिकल पार्टी का डेटा ले लेते हैं, फिर उसके ऑपोजिशन वाले को अगले साल दे देते हैं। ये काम अच्छा है उनके लिए, तो अपना काम है। तो कुछ सीरियस प्लेयर के तौर पे उभरते नजर आ रहे हैं। मेहनत तो काफी कर रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, गाँव देहात में रुक रहे हैं। हाँ, बहुत हम भी घूमे और हर कोई घूमा है, लेकिन उनके बड़ा लग्जरी माहौल रहता है। अच्छा, तो कैसे? जो उनका जो कारोबार चलता है, टेंट सिटी पर आके चलते हैं, रहते हैं, गाड़ियां रहती है, टेंट वाले सब लाइट वाइट कारपेट फुल अरेंजमेंट रहता है, बहुत खर्चा करते हैं। ये खर्च करने से कोई फर्क पड़ेगा? पॉलिटिक्स में है, अच्छी बात है, सबको अपना अधिकार है। पर लड़ तो बीजेपी के खिलाफ भी रहे हैं। वो ये सब तो ड्रामा स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिस्ट है तो स्ट्रैटेजी अपना कर रहे हैं बीजेपी से हेडेड बैकडोर। और बिहार के लोग अच्छे से उनको जानते हैं कि कितना काम करता है। बिहार इज अ पॉलिटिकल स्टेट, सही बात। यहाँ चलने वाला नहीं है किसी का। आपका सबसे बड़ा दावा है कि मैं नौकरियां लेके आऊंगा, 5 लाख नौकरियां देने, सरकारी नौकरियां देने की बात बार बार अपने भाषण में भी कही। आज सुबह हम सम्राट चौधरी जी से मिले, उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, वो कहते हैं भाई जब ये नौकरियां दी गई, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स थे, वो ऐसे कैसे करेंगे जाके? उन्होंने बोला कि पूरा काम हुआ था, उन्होंने केवल नौकरियां एंड में आके बांटी, अब वो क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख देने की? वो तो आपका वादा था, है ना? ये 17 साल से क्या कर नहीं? वो कह रहे हमारे राज में एक सारे पेपर लीक होते थे, अभी हुआ ही, सब लोग आंदोलन पे रहते थे, रोड पे रहते थे। और नौकरियों की जो नियमावली जो है, सबसे ज्यादा नौकरियां कौन से डिपार्टमेंट से? एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसका मंत्री था? आरजेडी का। डिपार्टमेंट प्रपोजल बनाता है ना, नियम कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाता है। प्रस्ताव कौन कैबिनेट लेके जाता है? डिपार्टमेंट लेके जाता है। हम लोगों ने समीक्षा करके नियमावली बना करके ये काम किया है। इतना तो ठीक है, मुख्यमंत्री है तो अच्छी बात है ना। वो जो कहते थे असंभव है, हे नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में कहते थे कहां से लाएगा नौकरी, असंभव है, तो वो संभव कैसे हो गया 17 महीने में? देखिए, ये इसके लिए आपको ताली खूब बजती है, मैंने देखा। और ये लिमिटेड आइडिया नहीं है। अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? बिहार में जितनी युवा आबादी है,
केवल सरकारी नौकरी को प्रॉमिस नहीं हो सकता ना सर। अभी विपक्ष के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाए 1 सेकंड में 30 लाख नौकरियां देखें। कहाँ से लाएंगे ऐसे? खाली पद है, हाँ? खाली पद है, रिक्त पद है, भर देंगे। नहीं, पर सरकार तो ब्लोट होती रहेगी ना। बजट तो है ना उस 30 लाख का, तभी तो क्रिएटेड है ना पद। पर जितनी कम लोगों के साथ सरकार ने नहीं, उतना आप तो बोल रहे हैं 1 सेकंड में लाके दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ जितने बिहार में किया ना, लोग कहते थे कि कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा। पर फिलोसॉफिकली जितने कम लोगों से सरकार चले उतनी सरकार एफिशिएंट होगी। जितने भर जाएंगे आपको तो ताली पड़ जाएगी, वोट मिल जाएगा, पर सरकार तो मोटी होती जाएगी। सरकार जैसे बेच रही है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो फिर बचा गया। बिल प्राइवेटाइज कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, है ना। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है आरक्षण खत्म करने का, कि प्राइवेटाइज कर दो। क्यों नहीं सरकार ला रही है प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन? क्या विचार है मोदी जी का, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताएं। वो कहेंगे फिर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इंडिया में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ले आएंगे। तो पहले नहीं होता था क्या इन्वेस्ट? नहीं, पर रिजर्वेशन के साथ वो चाहेंगे ना मेरिट पे चले प्राइवेट सेक्टर। क्यों? हमको तो लगता है कि सब जगह होना चाहिए। आप जो सरकारी संस्था जहाँ रिजर्वेशन है वो आप बेच रहे हो, तो क्यों बेच रहे हो? तो रिजर्वेशन क्यों नहीं हटा ही दिया ना तब तक। कहाँ बेचा? सिर्फ एयर इंडिया ही बेचा। एयर इंडिया बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। खैर वो सब छोड़िए, वो सब लोग आप छान रहे हैं, सब बताने की जरूरत नहीं। सब वक्त खत्म हो रहा है इस इंटरव्यू में, आपके चौपर का वक्त हो रहा है। मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस को इस वक्त आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब मुंबई में आप लोग बैठे तो लगा कि वाकई में चीजें एक आ रही हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में बिजी हो गया। आपको लगता है बहुत क्रूशियल पीरियड वेस्ट हो गया जहां पे जितना एक्शन होना चाहिए था नहीं हो पाया? देखिए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा बड़ा मजबूती के साथ, चाहे किसी भी स्टेट में ऑपोजिशन जहां भी चुनाव लड़ती है बड़े मजबूती के साथ ये अपना फुल एफर्ट। पहले हम सब लोग तो अलग अलग थे और हम लोग इंडिया अलायंस बना करके एक हुआ, और उसके बाद पटना से हम लोगों ने रैली की शुरुआत की और हर जगह हम लोगों ने रैलियां की, तो लोगों का प्यार और समर्थन मिला। खास बात इस इलेक्शन में यह है कि जनता आगे बढ़ करके भाजपा को हटाना चाहती है। जनता जो है वो परेशान हो चुकी है इस मौजूदा सरकार से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से। और प्रधानमंत्री तो अजीब अजीब भाषण दे रहे। बिहार आए, कितनी बार आए आपको अंदाजा है? 12-13 बार आ चुके हैं। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करें तो बताना चाहिए ना 10 साल में बिहार को क्या दिया। लोग आता है तो ये भी तो जानना चाहते हैं ना, प्रधानमंत्री आए तो बताए 10 साल हमने क्या किया, या फॉर नेक्स्ट 5 years ये क्या करेंगे। इसमें तो बोलते ही नहीं प्रधानमंत्री। और बिहार ने तो 40 में से 39 सांसद दिया, बोलते वो हैं हर चीज तो गुजरात दे देते हैं। बिहार को कुछ दिया क्या? जितना गुजरात में दिया बिहार में क्या दिया? एक बड़ी चीज बता, तो आप ही की वो तो सरकार इतना मिस इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर है, बोलते हैं कि एम्स का दरभंगा चालू हो गया। वो इतने मिस इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर है कि उनको पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल नहीं होता। अगर ये तेजस्वी बोलता तो आप लोग कितना मजाक उड़ाते। वो कहते हैं कम से कम हम हैं तो सही। अरे भैया आप बताओ ना, तेजस्वी जो एक साल, आदमी राहुल एक साल, आप अखिलेश एक साल। छोड़िए ना बात, प्रधानमंत्री को ये क्यों नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट का कोई कैपिटल नहीं होता? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाइप का रहता है उसे, कैपिटल तो नहीं, हेडक्वार्टर्स। मतलब वही डिस्ट्रिक्ट की का नाम जो होता है वही डिस्ट्रिक्ट मोस्टली, जैसे वैशाली है तो हेडक्वार्टर जो होता है वो हाजीपुर है ना, तो कैपिटल कैसे? तो ये प्रधानमंत्री जी की ज्ञान, और राहुल जी अगर ये बोल देते हैं, हम बोल देते हैं, तो आप लोग तो एकदम दिन भर न्यूज चैनल पे ये दिखाते रहते हैं। लेकिन वो दिखाना ना चाहिए कि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 10 साल देश का राज किया, जिला के बारे में जानकारी नहीं, तो वो क्या देश चलाए? वो तो टेलीप्रॉम्प्टर में जो दे दिया जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर गलती से इधर उधर हो गया तो फंबल हो जाते हैं। तो ही इज वेरी मिसइन्फॉर्म्ड। आखिर में आपके हिसाब से आपका क्या एवोल्यूशन हुआ? अगर अगले असेंबली इलेक्शन में आपको लगता है आपकी इतनी मैच्योरिटी हो गई है कि आप राज्य इतना कॉम्प्लेक्स राज्य खुद चला पाएंगे, या अभी भी थोड़ा आपकी जर्नी बनी रही है या बन चुके हैं, पक रही है कि वी हैड प्रॉमिस्ड इन 2020 वी ऑलमोस्ट डिड इट इन 17 months। काश्मीर सर्वे हमारा एजेंडा था, स्वयं समूह का मानदेय को दुगुना करना हमारा एजेंडा था, हमारा एजेंडा नौकरी देने का था, 5 लाख दिया,
और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का था, वो भी हम लोगों ने किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने पटना में जैसे जल जमाव हुआ था वैसे पूरे बिहार के शहरों में जल जमाव ना लगे, उसके लिए मैंने कम से कम 18 से 19 शहरों में STP हम लोगों ने देने का काम किया। हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स जाए, दवा मिले, OPD को डबल हम लोगों ने किया। दवा जो 300 मुफ्त मिलती थी उसको 600 हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। रैंडम रेट्स हम लोग मारते थे कि साफ सुथरा अस्पताल हो, हाइजीनिक हो। कई जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दिए, रोड्स, फ्लाईओवर्स हम लोगों ने दिए, तो काम तो हम लोगों ने किया। तेजस्वी जी, आपने वक्त दिया, अगर मैं और वक्त लूंगा तो आपका हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर का पायलट परेशान हो जाएगा, तो मैं और वक्त नहीं लेता। शुक्रिया। आपको हमारी शुभकामनाएं इस चुनाव प्रचार के लिए। आप अपनी खासतौर से हमारा ख्याल रखिए। वेरी शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।